Hello friends, welcome to another session of our PYQ discussion. We are covering Polity PYQs of 30 years, and in this DMP series we will cover all the PYQs of all the subject. So ये लेक्चर हमारा 7 है। देखिए हम इस वीडियोस के माध्यम से क्या देखते हैं कि हम क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। उसके अलावा हम एलिमिनेशन ट्रिक्स भी सीखते हैं, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट भी करते हैं कि हाउ टू सॉल्व MCQs, और जो भी यूपीएससी एग्जामिनर ट्रैप और हैक तो सेट करता है ना क्वेश्चन के अंदर, उसको भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। अब ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये तो इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट तो हम पढ़ते ही हैं और आर्टिकल 24 भी हमको पता है कि कोई भी अगर चाइल्ड जिसकी एज 14 ईयर्स से नीचे है उसको किसी भी ऐसी फैक्ट्री में वर्क करने नहीं दिया जाएगा, उसको ऐसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा जो हजार्डस है, ठीक है, जहाँ पर उसको खतरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 24। अब कुछ आर्टिकल्स ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, तो इन आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या बोलता है? आर्टिकल 45 बोलता है, ये एक हमारा DPSP है और ये बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए चिल्ड्रंस के लिए। क्या बोलता है 45? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस के लिए। जो कौन से चिल्ड्रंस? जिनकी एज बिलो 14 ईयर्स है। ओके, ये बोलता है 45। आर्टिकल 330 क्या बोलता है? आर्टिकल 330 बोलता है रिजर्वेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, और कहाँ पर? हाउस ऑफ पीपल में। तो ये आर्टिकल 330 बोलता है रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। रिजर्वेशन किसका? SC का एंड ST का। कहाँ पर? लोकसभा में। ओके। एंड आर्टिकल 368, ये तो इजी है, ये तो किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट प्रोविजन आर्टिकल 368 में दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 368 में क्या दिया हुआ है? अमेंडमेंट प्रोविजंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने 4 स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो भी ऑप्शन थे उनको भी हमने एनालाइज किया और इसका आंसर देखा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था और ये 2004 में पूछा गया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। लेकिन हमें सारे PYQ करने हैं 30 ईयर्स के, तो हमें ये करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 29 क्लोज 2, 30 क्लोज 1 एंड 31 क्लोज 1। तो आप इसको कीजिए सोल्व। देखिए जब हम बात करते हैं ना आर्टिकल 16 क्लोज 2 की, तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजियस और कास्ट। ये तो इजी था, तो 1 का 2 हो गया। सेकंड बी, इसका मीन्स क्या था? 29 किससे रिलेटेड था? हमने कल भी ये देखा था, किससे रिलेटेड था ये? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। सो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution maintained by state or receiving the state aid on grounds of religious, race, caste, language or any of them। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। और सी का क्या था? 30, ये किससे रिलेटेड था? माइनॉरिटीज से। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड। एंड लास्ट क्या? 31, ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और राइट टू प्रॉपर्टी का हमने लास्ट सेशन में देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल करके कहाँ ले गया था? लीगल राइट बना दिया गया था प्रॉपर्टी को। थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट बना दिया गया था। और किस आर्टिकल में ये ऐड किया गया था? आर्टिकल
300A में, ठीक है। तो ये किससे था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये 31 में मेंशन था। अभी क्वेश्चन 2002 में क्वेश्चन पूछा है, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इतना हमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है। हमने करने हैं पीवाई को 30 ईयर्स के, तो ये करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन भी होता है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल कौन से हैं, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, नो, ये इसके थोड़े ऑप्शन यहाँ पर गलत आ गए हैं, मैं बता देता हूँ ऑप्शन इसके, इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन ए था, इसमें बोला था कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल किस किस में मेंशन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन गलत यहाँ पर टाइप हो चुके हैं, ये गलत है, ये तो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। तो राइट टू इक्वालिटी किस में आती है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, बस इतने में ध्यान रखना है, इतना ध्यान नहीं देना है इन क्वेश्चन पर, ईजी क्वेश्चन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following rights was described by डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर as the heart and soul of the constitution? ये भी एक इजी क्वेश्चन है, और ये कब पूछा गया था, 2002 में। तो हार्ट एंड सोल किसको कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। और जब हम इन रेमेडीज की बात करते हैं तो कितने टाइप्स की रेमेडीज होती हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स को इशू किया जाता है। और रिट्स का आप नाम बताइए, क्या था, हैबियस कॉर्पस था, ठीक है, और क्या था दूसरा, मैंडेमस था, प्रोविजन था, और इसके अलावा क्या था, सर्शियरी था, एक और था क्यू वारंटो। अब आप इनको देखिए ये क्या थे, ठीक है, इनको रिवाइज करने की ट्राई कीजिए। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मीन्स क्या था, टू हैव अ बॉडी, मतलब कि किसी पर्सन को अगर इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ये था हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस क्या था, कि पब्लिक ऑफिशियल की ड्यूटी को, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए इशू की जाती है कि वो ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। प्रोबेशन क्या है, ये क्या था, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू की जाती है कि वो अपनी जोरिस्डिक्शन को एक्सीड नहीं करें। सर्चुररी था, सर्चुररी प्रोविजन के सिमिलर, बट इसमें क्या होता है कि हायर जो जुडिशरी होती है वो लोअर कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती है। और क्यू वारंट क्या होता है, कि लीगलिटी को चेक करने के लिए कि कोई भी पब्लिक ऑफिस में जो ऑफिस है वो उसको होल्ड करता है कोई पब्लिक ऑफिशियल, सो उसकी लीगलिटी को चेक किया जाता है कि वाकई में आपके पास अथॉरिटी है या नहीं इस ऑफिस को होल्ड करने की। तो ये था हमारी 5 रिट्स थी, ये हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, religious and linguistic minorities and religious and linguistic and ethnic minorities। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपने थोड़ा सा भी अगर देखो लक्ष्मीकांत को पढ़ा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और हम ये कहाँ देखते हैं, आर्टिकल 29 और 20, आर्टिकल 30 में देखते हैं ना, हमने पढ़ा ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ओके, इसके अलावा 29 में क्या था कि हमें प्रिजर्वेशन करना है डिस्टिंक्ट कल्चर को, लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को। 30 में क्या था कि हमें माइनॉरिटीज़ को राइट देना है कि वो एस्टेब्लिश कर सकें अपना एडमिनिस्टर, और एस्टेब्लिश भी कर सकें और एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकें अपनी मर्जी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 था। अच्छा 25, इसके अलावा ये जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी उनकी फ्रीडम दी जाती है सभी इंडिविजुअल्स के लिए। इसके अलावा एक माइनॉरिटी से आर्टिकल रिलेटेड हमें ध्यान रखना है, वो आर्टिकल है 350A। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि जो एजुकेशन है ना वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। क्या बोलता है ये, जो एजुकेशन है वो मदर टंग में प्रोवाइड की जानी चाहिए, मदर टंग में।
मदर टंग। ओके, मदर टंग में एजुकेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए, किसे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, और एक आर्टिकल है 350B। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि इसमें एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। क्या बोलता है ये? स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। ओके, तो ये हमें दो आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है 350A और 350B। Move on to the next question. A British citizen staying in India cannot claim the right to freedom of trade and profession, equality before law, protection of life and personal liberty, and freedom of religion. देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए उनके लिए अवेलेबल होते हैं। अब वो कौन कौन से आर्टिकल हैं ये यहाँ पर हमें पता होने चाहिए। ये आर्टिकल आप रट लीजिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30। ये आर्टिकल हमें याद रखने, ये ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे? आप अपने फ़ोन को निकालिए, आप इस नंबर को अपने लॉक पैटर्न पर लगा लीजिए, जिससे कि ये आर्टिकल्स आपको ईजिली याद हो सकते हैं बार बार जब आप इसको रिवीजन करेंगे। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। अब इसमें 19 क्या था? हम देखते हैं कि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दी है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी में क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन वो ले सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये राइट जो है ना, ये राइट फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब कोई भी अब ब्रिटिश सिटीजन हो तो हमारे लिए तो फॉरेनर होगा ना, तो इसके लिए राइट नहीं है। तो कैन नॉट क्लेम इसमें पूछा है, तो आंसर हमारा ए हो गया। 19(1) क्या था कि इंडियन सिटीजन जो है वो, इसमें क्या बोला गया था कि जो इंडियन सिटीजन है वो अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके पास राइट है, कोई भी प्रोफेशन हो, एनी प्रोफेशन, या फिर ऑक्यूपेशन, इसको भी कैरी कर सकते हैं, या फिर ट्रेड और बिजनेस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मेंशन्ड बिलो, नीचे 4 फॉर्म दी गई, 4 प्रकार की प्रोटेस्ट मेंशन नीचे दिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, विच वन इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन who used it as a political weapon for the first time। इनमें से कौन से ऐसे पर्सनैलिटी थी जिन्होंने उसको एज अ पॉलिटिकल वेपन को यूज़ किया था? तो देखो, घेराव, बंद, हड़ताल, तो जो आंसर हमारा ए इसका करेक्ट है, बॉयकॉट। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट। क्या नाम था उनका? कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट। ठीक है, ये नेम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये इसको यूज़ किया था, और ये आयरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और कब यूज़ किया था? 80s में, जब कुछ टीनेज थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था हार्श ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, वो अपने लैंड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर ये वर्ड यूज़ किया गया था। तो इसका आंसर हमें बस इतना ध्यान रखना है, बॉयकॉट। और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इतना हमें ध्यान देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम। किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो नेशनल एंथम को पढ़े। अगर ऐसा होता है
तब इसमें ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस इट विल बी वॉयलेटिव टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन का अपना आपका एसेंस से समझना है। इसमें बोलता है कि अगर किसी पर्सन को मजबूर किया जाता है, ठीक है, नेशनल एंथम को पढ़े, तो ये क्या होगा, इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, मतलब ये बोला है कि मजबूर नहीं करता। सिंस इसमें बोला है कि किसी भी आदमी को नेशनल एंथम को गाने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। लाइक इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड, इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। भाई हम अगर किसी भी आदमी को मजबूर करेंगे कि वो नेशनल एंथम पढ़े, तो हो सकता है कि उसका रिलीजन के अगेंस्ट हो। तो अगर हम उसको जानबूझकर उसको मजबूर करेंगे तो वो ये वॉलेटिव हो सकता है कि उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट हो। ओके, और ऐसा ही फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हर किसी को आज़ादी है, कुछ भी वो पढ़े और या साइलेंट रहे, ठीक है, तो उसकी आज़ादी है ये। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है वो कुछ लिमिटेड स्पोकन वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, बट इसमें साइलेंस भी आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या आता है, साइलेंस भी आता है ना। तो मर्जी उसकी, अगर वो नहीं पढ़ रहा तो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है। और थर्ड क्या बोला है, देयर इज नो लीगल प्रोविजन ओब्लिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है कि किसी भी आदमी के लिए ये ऑब्लिगेट किया जाए, मैंडेटरी किया जाए कि वो नेशनल एंथम को पढ़े। तो ये भी सही है, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। तो इसमें और कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक केस यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ये जो केस आया था ना कि नेशनल एंथम को पढ़ना चाहिए, मजबूर करना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था ये मजबूर नहीं करना चाहिए। एक केस था विजोय इमैनुअल केस, 1986 में ये आया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा नेशनल एंथम को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है अगर हम ऐसा करते हैं तब, किसी पर्सन को लाइक मजबूर करते हैं तब। अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे DPSP स्टार्ट होते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन देखेंगे आज इसके, कल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बोला कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और फर्स्ट ऑप्शन भी मैंने बोला था पॉलिटी में ऐसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको देगा जो आपको लगेगा ये राइट ऑप्शन है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। इसमें क्या बोला गया है कि राइट टू इक्वालिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, राइट टू वेल्थ वॉयलेट्स द राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड, राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर। तो ये दो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दो में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो यूपीएससी ने दिया था वो था DPSP। ये क्वेश्चन DPSP से यूपीएससी ने सिलेक्ट किया था। DPSP में आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 38 में क्या बोला जाता है कि स्टेट जो है, स्टेट प्रमोट करेगा वेलफेयर को लोगों के लिए, और उनका सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगा, लाइक जस्टिस करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करेगा, ताकि इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके। तो आर्टिकल 38 हमारा बोलता है कि वेलफेयर स्टेट बनाएगा, स्टेट, ओके, वेलफेयरनेस के लिए काम करेगा लोगों की। एंड 39B क्या बोलता है, 39B ये क्या बोलता है कि ऐसी पॉलिसी स्टेट द्वारा बनाई जाएगी, स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है लाइक रिसोर्सेज का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो सके, किसी एक के पास कंसंट्रेशन इसका नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की पॉलिसी स्टेट को बनानी चाहिए। एक आर्टिकल हो रहा है 31C, ये क्या बोलता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो।
ठीक है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन को रोका जा सके। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें से बस। तो ये डीपीएसपी कैसा था, हो सकता है क्वेश्चन ये कंफ्यूज कर सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, तो कंफ्यूजन दोनों में थी, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया था, बी दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का भी मैंने डिस्कस किया, डीपीएसपी का राइट ऑप्शन था। अगर आप ये करके डीपीएसपी का यहाँ से भी क्वेश्चन कर जाते तब भी आप 2021 का क्वेश्चन कर सकते थे इजीली। तो वेलफेयर स्टेट का कौन बात करता है, डीपीएसपी बात करता है, जिसमें ये बोलता है वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि इसमें ऐसा बोला जाता है लाइक जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग में ऑफ द सिटीजन्स की, समझ गए, ये था। और 31 आर्टिकल 38 क्लोज 1 क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर को प्रमोट करेगा लोगों की और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लाइक इकोनॉमिक राइट्स हैं, लाइक सोशल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा, एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लाइक हर किसी के पास जस्टिस हो, सोशल इकोनॉमिक सारी तरीके की जस्टिस उसको मिलनी चाहिए, और पॉलिटिकल तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। इसमें कुछ इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने को नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो पॉलिटी के चल रहे हैं ना, इसमें तो लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है। वैल्यू एडिशन का जब हम क्वेश्चन देखेंगे लाइक ज्योग्राफी से, लाइक हिस्ट्री से, उसमें ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन तो हम सारे करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारी इस डीएमपी सीरीज़ के साथ। और जब ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तब हमें एक टेस्ट देना होगा जिसमें कि हम 80+ एक्यूरेसी अपनी कर पाएँ, ठीक है, ताकि हमारा जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो सके। तो मैं टेस्ट तैयार करूँगा 100 क्वेश्चन का जो हम कवर कर लेंगे, उस टेस्ट को हमें लगाना होगा, ओके, ताकि हम पीवाईक्यू से जो भी क्वेश्चन आए उनको रॉन्ग नहीं करें अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।